अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज। कल रात को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों हुई शिकस्त और एक बहुत मायूस कुन बैटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हमें देखने को मिली। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले आधे पौने घंटे तक यही लग रहा था, बल्कि घंटे तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान विल कम आउट विक्टोरियस अगेंस्ट श्रीलंका। अ ब्लेजिंग स्टार्ट बाय द बॉलर्स एंड देन उसके बाद श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कंसोलिडेट किया एंड देन दे एंडेड अप विद अ स्कोर ऑफ 171, जहां पर एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान शुड एंड कुड रिस्ट्रिक्ट देम टू अ स्कोर ऑफ अराउंड 120। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की कुछ फील्डिंग में भी ड्रॉप चांसेस हुए और जब बैटिंग की बारी आई तो एक बहुत मायूस कुन बैटिंग हमें देखने को मिली। लेकिन हैट्स ऑफ टू श्रीलंका, दे आर द न्यू चैंपियंस ऑफ एशिया एंड हैट्स ऑफ टू दिस यंग टीम led by Dasun Shanaka and under the tutelage of क्रिस सिल्वरवुड। आज हम कोशिश करेंगे कि इस मैच के रिव्यू भी दें और उसके अलावा स्ट्रैटेजी में कहाँ पर डिफरेंस था उस पर बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ रेहानुल हक का। रेहान, आई एम सो सॉरी, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल स्टार्ट में गया था कि मैं इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। लेकिन रेहान, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू दिस यंग श्रीलंकन टीम, एन एक्साइटिंग टीम। मतलब देखने का आपको मज़ा आ रहा था और वही मैंने पहले भी बात की, जिस तरीके से वो अपना पहला मैच थे, जिन सर्कमस्टांसेस में वो ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, आई डोंट थिंक एनीवन हैड इट even in the back of their minds that they would come out victorious in this tournament. Absolutely, जिस तरह की उनकी recent performances रही हैं और दूसरा जिस तरह का उनका पहला opening मैच रहा था, the amount of changes they had coming into this tournament, तो hats off to श्रीलंका। और उनके मुल्क में जो हो रहा है everyone knows about it, उसके बाद to rise the way they did deserves a lot of praise। श्रीलंका की जो अप्रोच थी कल, the spectacular thing about that is कि वो 58 पे उनके 5 आउट थे। जब मैच के एंड के ऊपर भी वो जो राजापक्सा का इंटरव्यू था और उसके बाद जो डिस्कशंस भी हुई, श्रीलंका थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, नॉट जस्ट दिस मैच, दे वर हैप्पी कि हम अगर 110 115 पे ऑल आउट भी हो जाएं, दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू प्ले। तो 58 for 5 के बाद भी उन्होंने चांसेस लिए, उन्होंने स्पिनर्स को अटैक करने की कोशिश की, पेसर्स को। हसनैन के तीसरे ओवर में दे टुक द अटैक टू हसनैन एज वेल। द थिंग हियर इज़ कि काफ़ी दफ़ा क्या होता है जब आपके 5 आउट हो जाते हैं तो टीम्स क्या करती हैं कि टीम्स ट्राई टू प्ले आउट द 20 ओवर्स। श्रीलंका न्यू कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 110 ऑल आउट एंड 130 for 6 आफ्टर 20 ओवर्स। सो दे वेंट आउट टू अटैक कि हम 160 के ऊपर जो है वो टारगेट ले जाएं। 155 160 हो जाता फिर भी, जिस तरह वो खेले हैं, कैचेस अगर पकड़े भी जाते तब भी। The point here is the approach was so refreshing to see, not just this match। हमने पहले ही बात की थी कि एक मैच वो जीते जिसमें 170 से ज़्यादा उन्होंने चेस किया था, किसी ने 40 से ऊपर स्कोर नहीं किया था। एक और मैच था जिसमें एक प्लेयर ने 60 प्लस किया था, बाकी everyone contributed, they chased down 180 in that match। So श्रीलंका throughout this tournament, the brand of cricket that they've played is very very refreshing to see। and उन्होंने ये दिखाया है कि आप 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार्स जो हैं उनके साथ टीम से बेहतर है कि you don't think about any individual players or their averages or their strike rates, it is a combined team effort। and the team effort उनका शो होता है कि जिस तरह उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वन एंड का काम था कि वो प्रोटेक्ट करे विकेट, दूसरे एंड से मारना था। एंड whoever got out, जो नया बंदा आ रहा था, वो पिछला वाला जो आउट होकर जा रहा था उसका रोल ले रहा था, एंड the other one was continuing doing what they were supposed to do। so the planning from Sri Lanka, they basically were by far the most tactically superior team in this tournament। might not have the same star power as Pakistan or India or even Afghanistan for that matter, but the tactical awareness that Sri Lanka showed, इससे आपको पता चलता है कि T20 क्रिकेट में टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अच्छा, थोड़ा सा वाइब्स जो आ रही हैं श्रीलंका की इस चैंपियनशिप की, इफ़ आई कैन ड्रॉ पैरेलल, क्योंकि रेहान ने कहा ना कि एक कलेक्टिव यूनिट सामने आया, उस तरह स्टार्स उस वक्त नहीं थे, या एटलीस्ट प्रेजेंटली नहीं है, दे विल प्रोबेबली बी सुपर स्टार्स ऑफ द फ्यूचर। तो आई थिंक टू ड्रॉ पैरेलल विद द 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान, द वे ईच एंड एवरी वन came up and got counted with Hassan Ali being a consistent factor with the ball, जो हसन रंगा का पैरेलल है। खैर, ये तो बात चल रही है, लेकिन थोड़ा सा रेहान, अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल टूर्नामेंट पे भी बात करें तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को कुछ बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स भी मिले हैं। पाकिस्तान की विन अगेंस्ट इंडिया वाज अ मैसिव हाईलाइट। द मैच ओवरऑल अगेंस्ट अफगानिस्तान
was a highlight for us as well. Naseem Shah was making his debut in the first match और नसीम शाह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट, शादाब नवाज की पेयरिंग ज़बरदस्त रही। लेकिन हमने पहले भी एक शो में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये विंस तो होती रही, लेकिन दे वर पेपरिंग ओवर द क्रैक्स that were there obviously. The major cracks being कि आपका टॉप ऑर्डर रिजवान was getting runs, लेकिन द फैक्ट was कि आपको ना वो फ्लो में नज़र आए, उसके अलावा जो आपका टॉप ऑर्डर है उसके अंदर भी आपको मतलब a lot of people were out of form. So we will talk about Pakistan's tournament in the whole, लेकिन ज़रा इस मैच की तरफ चलते हैं, वापस चलते हैं। आपने बात पॉइंट आउट की कि 50 ऑट फॉर 5 था श्रीलंका। पहले तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे टैक्टिक्स वाइज पर आके बात करते हैं। जब ये वाली सूरत हाल थी एंड राजापक्सा केम ऑन, हमने एनालिटिक्स भी देखा हुआ है, सारा कुछ है, बल्कि हमने देखा भी कि राजापक्सा हैड अ मैसिव स्केयर व्हेन दैट यॉर्कर केम इन एज वेल। क्या आपको नहीं लगता कि बाय नॉट गिविंग अनदर ओवर टू वन ऑफ द 3 सीमर्स वी लेट द प्रेशर ऑफ अ बिट? देखिए, सीमर्स का जब आपके पास 3 सीमर्स हों तो आप अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि आपके डेथ ओवर्स के अंदर जो है वो 5 से 6 ओवर आपके सीमर्स के बचने चाहिए, तो आप 2-2 ओवर करते हो, फिर आप दरमियान में 1 ओवर निकाल जाते हो ताकि 5 ओवर बच जाएँ। द थिंग हेयर इज़, एंड दिस मेरे लिए बहुत स्ट्राइकिंग थी, हमने इस शो पे भी पहले बात की थी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, कि राजापक्सा के अगेंस्ट सबसे अच्छा बॉलर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ दी बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स। ठीक है, आपने इफ्तिखार को ओवर दिया, इफ्तिखार ने विकेट निकाल ली। ओवरऑल इफ्तिखार के 3 ओवर्स में नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको कि 21-22 रन देके उन्होंने 1 आउट किया, लेकिन अगर राजापक्सा नहीं आउट होते तो वो तो स्कोर करेंगे। सो हाउ डू यू गेट हिम आउट? द बेस्ट वे टू गेट राजापक्सा आउट इज लेफ्ट आर्म स्पिन, और उसकी वजह यह कि नंबर्स बता देना राजापक्सा की, इफ यूर गिविंग दिस स्टेटमेंट कि बेस्ट मैचअप लेफ्ट आर्म था, तो जो हमारा शो देख रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए थोड़े से नंबर्स देखें। राजापक्सा की लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट एवरेज 16 की है और उनका स्ट्राइक रेट 115 का है। किसी और बॉलिंग टाइप के खिलाफ उनका इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं। वो लेग स्पिन भी बेहतर खेलते हैं, ऑफ स्पिन भी बेहतर खेलते हैं, पेस तो वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा भी होता तो कल एक वो यूनिक सिचुएशन थी कि आपको डेड सेंटर विकेट मिली हुई थी जहां पर डायमेंशंस वाला एक एलिमेंट नहीं था, जो हम हर शो में बात करते हैं। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि यार आप देखिए जैसे आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है कौन? ही बिफोर दिस मैच एंड आई थिंक इवन बाय द एंड ऑफ दिस मैच ही वाज योर हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट एंड दैट वाज नवाज, एंड यू chose not to bowl him out, which was baffling. I understand कि इफ्तिखार ने एक बहुत इकोनॉमिकल स्पेल किया, और मतलब ठीक है वो यही कहेंगे यार पिछले शो में तो कह रहे थे इफ्तिखार को इधर से बॉलिंग कराओ, अब हमने 3 ओवर। भाई हमारा मतलब ये भी नहीं था कि आप किसी और के मतलब जो समथिंग दैट इज ऑलरेडी वर्किंग यू डोंट ट्राई टू। नहीं, आप करवाएं इफ्तिखार से ओवर, कोई इशू नहीं, पहला ओवर करवाया ठीक है, इट कम्स ऑफ। द प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर वो होता है कि अक्सर ये लोग सोचते हैं कि इफ वन थिंग इज़ वर्किंग तो कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है, लेकिन वो सैम्पल साइज़ कितना है 1 ओवर का? आपके पास नवाज का सैम्पल साइज़ बहुत पूरे टूर्नामेंट का है। राजापक्सा के पूरे करियर का सैम्पल साइज़ है आपके पास कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं अच्छी खेलता। ठीक है, आप इसमें ना मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकता, इसमें ओवरऑल प्लानिंग जो है उसकी गलती है। ओवरऑल प्लानिंग के अंदर आपकी सारा जो थिंक टैंक है वो शामिल होता है, आपकी सारी जो मैच से पहले प्लानिंग होती है उसमें ये डिस्कस होना चाहिए कि यार उनकी टीम का सबसे डेंजरस ये 3-4 प्लेयर है, इनके अगेंस्ट कौन सा बॉलर टाइप है जो विकेट ले सकता है। एंड नवाज वाज दैट गाय अगेंस्ट राजापक्सा। जब नवाज को ओवर मिला तो इवन देन ही बोल्ड रियली इकोनॉमिकल ओवर, जिस स्टेज के ऊपर वो आया, हालांकि वो अटैक कर रहे थे, लेकिन इट इज़ बैफलिंग के इफ वन थिंग वर्क्स, एक आपका पार्ट टाइम बॉलर अगर 1 विकेट ले जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको 4 ओवर ही दे दें या 3 ओवर दे दें। और दूसरे एंड से अगर आपको लग रहा है कि शादाब के 2 ओवर हो गए, आप दूसरे एंड से नवाज को ट्राई कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि इफ्ती को शायद ना कराने चाहिए, आप उस एंड से ट्राई कर लें। एज यू मैंशन कि बाउंड्री की जो डायमेंशन थी वो सेम थी, लेग साइड की और ऑफ साइड की, वो लेफ्टीज़ एंड राइटीज़, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दूर ना जाएं, चलें छोड़ दें आप लेफ्ट आर्मर, वो जो सोच है लोगों ने बना ली है जवान में कि जी लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जो हैं वो मार ही खाएगा, ऐसा नहीं होता। वो मैचअप्स आपको देखने पड़ते हैं। आप अपना इंडिया का मैच देख लो। हाँ, दूसरा यार पिछला मैच देख लो, नवाज बोल्ड एक्सेप्शनली वेल टू राजापक्सा और एक स्टंपिंग मिस हुई और उसके अंदर ही डिड हैव ट्रबल फेसिंग हिम। तो आप
दूर किधर जाना है, पिछले मैच की एग्जांपल ले लो. सो आई मीन दोज आर थिंग्स. इंडिविजुअली सबसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है. अगर समवन बॉल्स अ बैड बॉल हो जाती है गलती. अगर समवन हैज़ अ बैड डे विद अ बैट के उसकी इनसाइड एज लगे बोल्ड हो गया या उसने शॉट मारने की कोशिश की, आउट हो गया, सबके साथ होता है. पर प्लानिंग के अंदर एरर्स जो हैं दैट इज कंसर्निंग एंड ये अभी से नहीं है. आपके देखिए आपका प्लान वाज़े होना चाहिए. एग्जीक्यूशन तो मतलब एवरीवन इज आई मीन एवरीवन इज ह्यूमन देयर, तो एग्जीक्यूशन में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आपका प्लान नज़र तो आए ना. थोड़ा सा पाकिस्तान की फील्डिंग पे भी बात करेंगे क्योंकि आई एम फुली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि कई दफ़ा हमें कहा भी जाता है कि यार मैं मुल्तान के प्लेयर्स को डिफेंड कर रहा हूँ या मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा. सिमिलरली आप पर इस्लामाबाद के प्लेयर्स का तो खैर मेरे PSL ज्वाइन करने से पहले का ये सिचुएशन चल रही है. लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट द फील्डिंग. समवन हु इज ऑफन द बेस्ट फील्डर इन द पाकिस्तान साइड, एंड इनफैक्ट वसीम भाई ने कमेंट्री में भी कहा था कि इनफैक्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, एंड दैट पर्सन हैड एन ऑफ डे. मेरा पहले कैच पे तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि वो ठीक है, इट वाज अ स्कायर और दुबई स्काई में बॉल अमूमन गुम भी जाता है. बट द सेकंड वन, आपके तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स क्लैश किए थे. तो आई मीन थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्वियसली, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट हमारे काफी ज्यादा कोलिजन. आई थिंक खुशदिल ने कैच पकड़ा था व्हिच वाज इन उसमें खुशदिल फखर ऊपर से फखर ने डाइव मारी थी उस मैच के अंदर, फखर ऊपर से गुजर गए थे, खुशदिल ने कैच पकड़ा था. तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये इशू आया है. एंड अगेन नॉट डिफेंडिंग एनीवन, दीज आर एरर्स एंड दे नीड टू वर्क ऑन दीज. दिस इज नॉट समथिंग के इस पे काम नहीं किया जा सकता, इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है. अगर आपकी कम्युनिकेशन ऑन द फील्ड बेहतर, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, देयर इज अ लॉट ऑफ शाउटिंग, आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही होती, बट ओवरऑल जो है आपको व्हेन एवर समथिंग लाइक दिस हैपन्स, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक योर टाइम, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड यू नो यू विल बी फाइन. आई फील के दिस आइडिया ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेट, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कीप कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मर्जी ले लें, एक बंदा आपको रफली 20 में से एक मैच जिता देगा. इट इज़ द टीम दैट ऑलवेज विन्स, सो द टीम कम्स फर्स्ट एंड यू नीड टू रियलाइज दैट. एंड आई फील के इवन वो फखर के साथ जो मिसफील्डिंग वाले एरर्स हुए थे, ही इज़ अ वेरी सेफ आउटफील्डर, ठीक है. तो दोज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड एट एंड वर्कड ऑन, ठीक है. ये अगर आप इस पर काम करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. इट इज़ नॉट कि इट्स डूम एंड ग्लूम कि ये बेहतर नहीं होगा. So these things need to be worked on. एक conversation, open conversation इसके ऊपर होनी चाहिए. एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने की सख्त ज़रूरत है. ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और भी बहुत चीज़ों पर होने की ज़रूरत. वक्त हो रही है ब्रेक की. एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे क्योंकि आपके भी जो ट्वीट्स आए हुए, आपके भी जो सवालात आए, सारे पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर हैं. सो वी विल लुक एट पाकिस्तान बैटिंग ऑन द होल इन दिस टूर्नामेंट एंड ट्राई टू एनालाइज वेयर things went wrong. देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज. We'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एशिया कप फाइनल की और हमने ज़्यादातर फोकस पहले सेगमेंट में किया पाकिस्तान की बॉलिंग पर और पाकिस्तान की फील्डिंग पर और वहाँ पर क्या गलतियाँ हुई. हमने श्रीलंका की स्ट्रैटेजी पे भी बात की. अब ज़रा चलते हैं द बिग एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज़ नॉट मी, पाकिस्तान बैटिंग. और इस पे क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ही थ्रू आउट पाकिस्तान की बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया गया और हमने भी बल्कि कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है. लेकिन क्योंकि हमें कुछ रिमार्केबल विन्स मिली थी तो मैं जिस तरह पहले मैंने कहा कि द क्रैक्स वर बीन पेपर्ड ओवर, लेकिन ऑल दोज क्रैक्स केम टू द फोर इन द फाइनल लास्ट नाइट. तो ज़रा थोड़ा सा चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सीक्रेट कि बाबर आजम की ये 7 इनिंग्स हैज़ प्रॉब्ली बीन द वर्स्ट पीरियड ऑफ हिज T20 इंटरनेशनल करियर, द वर्स्ट पैच स्टेटिस्टिकली स्पेशली. और बाबर ने तो क्लियरली स्ट्रगल किया, लेकिन ज़्यादातर सवाल उठता रहा पाकिस्तान के नंबर 3 पर. उसके अलावा मिडल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा तनकीद थ्रू आउट होती रही. लेकिन कल रात को वी सॉ कि पाकिस्तान की फ़ौरन 2 विकेटें गिरी पावर प्ले में जब बाबर और फ़खर आउट हुए. उसके बाद
इफ्तिखार और रिजवान ने स्टेबलाइज करने की कोशिश की। जहाँ पर शुरू में अच्छा लग रहा था और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था कि एटलीस्ट ये सस्टेन कर रहे हैं, देन सडनली आई थिंक हम सबको ये एक फीलिंग क्रीप इन होनी शुरू हो गई थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं एंड दे लीविंग टू मच टू बी डन एट द एंड, एंड बोथ ऑफ देम वर इफेक्टिवली गोइंग एट अ रन अ बॉल बिफोर दे गॉट आउट एंड देन द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। देखें, सिंपल बात इसमें यह है कि दोनों टीम्स की अगर आपने स्ट्रेटिजिकली और टैक्टिकली डिफरेंस देखना है तो 58 for 5 पे राजापक्सा ने बाद में बोला दे वांटेड a 150+ total, they wanted to keep playing attacking cricket because that is a modern way to play. Whereas पाकिस्तान की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो भी पाकिस्तान की डिस्कशन हुई, उसमें ये हुआ कि प्लान ये था कि टेक द गेम डीप व्हेन द 2 विकेट्स हैड फॉलन। आप 2 विकेट्स के ऊपर जो है वो आप अपने शेल में जा रहे हैं, वो 5 विकेट्स के बाद दे कीप ऑन अटैकिंग। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी स्पिन कर लें, जो मर्जी बोल लें, पाकिस्तान ऑन पेपर इज़ अ सुपीरियर टीम टू श्रीलंका। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई श्रीलंका को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने से सुपीरियर टीम्स को पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है वो दे आउट स्मार्टेड एवरीवन एंड दे डिड सो अगेन डिस्पाइट लूजिंग द टॉस। अब पाकिस्तान का अगर आप स्कोर देखें पहले 10 ओवरों के बाद, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ग्राफ आ रहा है तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इन द मैच वर्सेस इंडिया पाकिस्तान वर 17 रन्स बिहाइंड आफ्टर 10 overs. In the match India was 93, Pakistan was 76. Yeah. In the match versus Afghanistan, Pakistan was 20 runs behind. ठीक है, and then match 3 के अंदर Pakistan bowled well and Sri Lanka के because they were chasing तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ 2 का फ़र्क था। And the final is the only time जहाँ पे पाकिस्तान had a better start in the first 10 overs, but उसमें आप ये भूल रहे हैं कि श्रीलंका स्टार्टेड टू एक्सलेट। अब आप इस टूर्नामेंट के अंदर सुपर 4 और फाइनल की स्टेज में 2 मैच जीते हैं। जो 2 मैच आप जीते हैं वो आप अपने पहले 10 ओवर की परफॉर्मेंस पर नहीं जीते, वो आप अपने आखिरी 10 ओवर्स की परफॉर्मेंस पे जीते हैं विद बैट एंड बॉल। अगर आप 17 रन कवर कर रहे हैं एक मैच में और 20 रन कवर कर रहे हैं एक मैच में आखिरी 10 ओवरों में, दैट मीन्स दैट आपके 10 ओवरों के बाद बैटिंग है स्टेप्ड अप। जो अब इसका मतलब ये है कि अगर एक मैच के अंदर आपकी बैटिंग वो आखिरी 10 ओवरों में 10 पर ओवर, 11 पर ओवर, 12 पर ओवर नहीं कर रही, तो वो आप मैच हारेंगे। नाउ हाउ इज दिस अ सस्टेनेबल मॉडल? इट इज़ नॉट। यू कैन ट्राई 100 डिफरेंट प्लेयर्स। आप कल के मैच में आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान नीडेड 60 रन्स। ठीक है, आप अभी जो आपका करंट मिडल ऑर्डर है सबको निकाल दें टीम से बाहर। अब आप 4 नए प्लेयर ले आए मिडल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, लोअर मिडल ऑर्डर। आप मुझे बताएं 60 रन 4 ओवरों में हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी दफ़ा चेस हुए हैं? पाकिस्तान ने बेस्ट एवर लास्ट 5 ओवर्स में 60 रन चेस किया और 4 में 60 रह गया था। ठीक है, 4 में 60 रह गया था, बल्कि और भी कम था एक मौके पर। आई मीन द थिंग इज़ कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा अपसेट होना शुरू हुआ था, एंड अगेन मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की थी कि लोग समझते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि यार नथिंग कम्स बिफोर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम। हम यहाँ पे कोशिश यही करते हैं कि हम एज ऑब्जेक्टिवली बात करें एज पॉसिबल। रिजवान की इनिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 विकेटें गिरी हुई थी was not what was required at that stage, especially जब उन्होंने भी 30 बॉलिंग खेलनी थी, इफ्तिखार ने भी 30 बॉलिंग खेलनी थी, तो वो मौका आइडियल था कि दे शुड हैव देन स्टार्टेड एन अटैक। और ये मैं अगेन आई लव रिजवान, एवरीवन नोज दिस, ही इज़ माई कैप्टन एज वेल। ये रिजवान खुद भी ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो खुद भी अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे कि यार हाँ यहाँ पर ये गलती हुई है। लेकिन मुझे कोई एक बात, अगेन हम रिजवान की बात कर रहे हैं, आपकी टीम के कप्तान है, रिजवान के ऊपर अभी भी lot of people are criticizing रिजवान। अगर रिजवान इस तरह खेल रहे थे, why was on the other end, and इफ्तिखार अगर इस तरह भी खेल रहे थे, कोई भी खेल रहा होता, why can't you send a message? देखें, फील्डिंग करते हुए मैसेजेस भेजना काफ़ी मुश्किल है। मुल्तान सुल्तान डज द नंबर्स वाली, and श्रीलंका does that, इंग्लैंड डज दैट। ठीक है, टीम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेंडिंग मैसेज वाइल फील्डिंग करते हुए मैसेज भेजना मुश्किल है बिकॉज द कैप्टन हैज़ टू मूव द फील्ड अराउंड विद इन द लिमिटेड नंबर ऑफ। जब आप बैटिंग कर रहे हो ना तो मैसेज भेजना बहुत आसान है। ठीक है, तो माई क्वेश्चन इज़ कि वाई वॉज देयर नो, वो जो इंटेंट की हम बात करते हैं ना, आप एक स्टैट उठाकर देख लें, आई एम श्योर क्रिकविज वुड कम अप विद दैट, या आप उनके पेज पे जाएंगे, द नंबर ऑफ अटैकिंग शॉट्स अटेम्प्टेड वर वेरी लो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्राई करते हुए आउट हो जाओ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप ट्राई भी नहीं कर रहे, विच मीन्स आपका प्लान ये है। ये प्लान किस तरह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? जब भी आखिरी 10 ओवरों में आपका किसी अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ सामना पड़ेगा, थोड़ी डिफ़िकल्ट पिच पे आपका मैच होगा,
तो आप फंसेंगे। ये आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के अंदर, यही आपका श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ है। 10 ओवरों बाद अगर आपका हर मैच में 60 से 70 के दरमियान में स्कोर है और आप एम कर रहे हैं बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग 170 करना, तो आखिरी 10 ओवरों में 10+ पर ओवर पे आपका जाना हर मैच में पॉसिबल नहीं है। रेहान, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले वाला पीरियड जो है वो भी कंसर्निंग है, और उस पर भी आई बिलीव यू डग अप सब नंबर्स। अगर हम वो टेबल भी सामने रखें और उसके बाद बात करें, यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंड दिस इज़ वेयर द ओवरऑल अप्रोच ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स बैटिंग इज समथिंग विच, ये तो रेहान ने इस वक्त सिर्फ सुपर 4 और फाइनल के नंबर्स निकाले हुए, ओवरऑल तो इससे ही बुरे हैं, ओवरऑल इससे भी बुरे हैं। मतलब आई नो कि अगेन लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं with Multan's strategy, लेकिन the fact of the matter is कि when रिजवान एंड शान मसूद are playing together, तो उनमें एक तो कोई डॉट बॉल्स वाला एलिमेंट ज़्यादा होता नहीं है, देर ऑलवेज रनिंग, जहाँ पर सिंगल होते हैं वहाँ पे डबल बना रहे होते हैं, एंड देन इन द मिडल ओवर्स इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले यू सी शान टेकिंग ऑन अ मोर अग्रेसिव रोल अगेंस्ट द स्पिनर, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू सी क्लियरली, बट वी डू दैट बिकॉज वी डू नॉट हैव बैटिंग टिल नंबर 9 और नंबर 10। मैं एक और सवाल जो मेरा प्लानिंग से रिलेटेड है, अगर आप ये देखेंगे आपका जो मैच 1, 2, 3, 4 है, जो सुपर 4 और फाइनल है, अगर आप ये टेबल देखें स्क्रीन के ऊपर अगर आपके आ रहा है, तो पाकिस्तान ने, अब आपको ये डिफरेंस इतना नहीं लगता क्योंकि आप कह रहे हैं जी 1 रन का डिफरेंस, फिर 7, फिर -14 और 6, ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपके बॉलर्स आर आउट बॉलिंग दी ऑपोजिशन इन दैट पीरियड, नॉट बिकॉज आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। वो जो 4 ओवर आपके आ रहे हैं वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो 4 ओवर किसने करवाए हैं? नवाज शादाब, ठीक है, who have been the 2 most economical spinners in this tournament। तो आप उसके बावजूद अगर आप इस पीरियड में कैपिटलाइज नहीं कर रहे जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्लानिंग। बेसिकली इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जो एडवांटेज आपको आपके बॉलर्स दे रहे हैं वो यहाँ पर अपनी बैटिंग में निगेट कर रहे हैं, आप बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो बेसिकली फिर आप क्या कह रहे हैं कि आखिरी 10 ओवरों के अंदर हम जो है वो बिल्कुल ही वो हो जाएं। अब लोग बात करेंगे जी श्रीलंका ने एक्सलेट किया आखिरी 5 ओवरों में, उन्होंने भी तो बड़ा स्कोर किया। श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवरों में वर्सेस पाकिस्तान आखिरी 5 ओवरों में कोई 7 से 8 रन का फ़र्क है। पाकिस्तान लॉस्ट द मैच बिटवीन द 10th एंड द 15th ओवर, ठीक है। उस फेज़ ऑफ प्ले के अंदर अगर नवाज़ आया, नवाज़ ने अटैम्प्ट की शॉट मारने की, वो आउट हो गया, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपके 2 दफ़ा जो आप मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस टूर्नामेंट में जीते हैं, वो एक मैच आपको नवाज़ ने जिताया, ही मेड अ क्विक फायर 40 ऑड, एक मैच आपको शादाब ने स्पिनर्स को आके उसने स्कोर किया। उन दोनों के एंट्री पॉइंट्स क्या थे? उन दोनों के एंट्री पॉइंट्स से बिफोर द 10th ओवर, ठीक है। कल के मैच में आप एंट्री पॉइंट्स देखें बैटर्स के, जब वो आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर। द थिंग इज़ कि फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो एंट्री पॉइंट्स बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है, उसमें किसी और को नहीं ब्लेम जाता। आप रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर रहे। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर आपने खुद रिजल्ट देखे। मेरा लोगों से ये सवाल है, सबसे सवाल है ये, पाकिस्तान पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंडिया से मैच जीता थैंक्स टू दी बॉलिंग एंड बिकॉज द ओपनर्स प्लेड वेल। आप उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच जीते, हु वन यू दैट मैच? शोएब मलिक एंड आसिफ अली, ठीक है। देन यू वन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके अंदर हु फिनिश द मैच? अगेन शोएब मलिक एंड अगेन आसिफ अली, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है अगले मैचेस में जिसमें आपने एक्सीलेट किया अबू धाबी में, उसमें किसने स्कोर किया? आपके मिडिल ऑर्डर ने। अगेन शोएब मलिक स्कोर्ड क्विक रन्स देयर, मोहम्मद हफीज स्कोर्ड क्विक रन्स देयर। नामीबिया वाले मैच में तो शोएब मलिक वाज मैन ऑफ द मैच, ही वाज मैन ऑफ द मैच। द थिंग हियर इज कि अगेन मैं शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली या इन इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप मैचेस जीत रहे हैं वो आप इसलिए जीते थे कि आपके मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किए थे उनमें। इस एशिया कप के अंदर आप जो इंडिया से मैच जीते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखें आप उसकी नवाज़ की, उसके बाद आसिफ स्कोर 16 ऑफ 8 बॉल्स, खुशदिल हिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री इन द 19th ओवर, ठीक है। अगेन नॉट अबाउट दोज प्लेयर्स, इट इज़ अबाउट कि वो चल गए तो आप जीत गए। अब हर मैच में नहीं चल सकते वो, ठीक है, और जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन आपके पास क्या बैकअप आइडिया है? हर मैच में आपके बॉलर दूसरी टीम को 150 पे नहीं आउट कर रहे, नहीं जिस दिन चले उस दिन आप क्या कर रहे हैं? द थिंग इज जो आपकी चीज़ काम कर रही है वो तो कर रही है, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक और बात कर चलूँ। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मैं बार बार मुल्तान के साथ एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत मेजर वजह ये है क्योंकि मुझे भी ये कहा जाता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी मुल्तान के लिए भी काम करती रही है, पाकिस्तान के लिए भी कर रही है। मैं यहाँ पर अब एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप फिर से जब मुल्तान का
3, 4, 5, 6 देखते हैं तो मुल्तान का 3, 4, 5, 6 इज़ सुहेब मकसूद, रायली रुसो, टिम डेविड, खुशदिल शाह, जिसके अंदर आप इन चारों को अगर देखें तो इन चारों के पेस के खिलाफ नंबर्स तो अच्छे हैं सो हैं, जो आपके 3, 4, 5 हैं उनके स्पिन के खिलाफ भी नंबर्स अच्छे, सो देयर इट्स नॉट एज इफ देयर इज एन आउटलाइंग वीकनेस फॉर देम टू गो एंड देन अटैक। उनके भी एंट्री पॉइंट्स अभी मैं आपको निकाल के देता हूँ। मुल्तान के एंट्री पॉइंट्स आर नॉट एज लेट एज पाकिस्तान। 11th ओवर में वीव सीन मैचेस जहां पर टिम डेविड को हमने वन डाउन भेजा है इन द 11th ओवर, इन द 9th ओवर। इतने लेट एंट्री पॉइंट्स दुनिया में किसी T20 टीम के नहीं है। मैं उस दिन जो वो टेबल शेयर किया था, जो 68.4% वाली बॉल्स कंज्यूम्ड वाली बात थी, एंट्री पॉइंट्स, आपके एंट्री पॉइंट का मतलब है कि बैटर कब किस ओवर के अंदर बैटिंग करने आ रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आपका बेस्ट पेयर ऑफ स्पिन जो है वो स्पिन के ओवरों के बाद आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान नीड्स टू वर्क आउट के इतना स्टबर्न होना और वो पुरानी सोच, और वो आप वनडे T20 में करें, वनडे और टेस्ट में करें। T20 में पूरी दुनिया ने इतना इवॉल्व कर लिया। Pakistan still wins a huge amount of T20 matches, still one of the 3 most successful teams, still one of the top 3 teams in the world. लेकिन वो despite how we play है, not because we play that way, ठीक है। रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आए तो हमने फुटबॉल पे भी बात करनी है, लेकिन मैं रेहान से थोड़ा सा चाहूँगा कि हम क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करें। सो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़। हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर एशिया कप के अंदर जो परफॉर्मेंस रही। थोड़ा सा हम दोनों का आई थिंक वो एक म्यूचुअल रैंट समझ लें जो पिछला हमारा पूरा सेगमेंट था, बट इट्स प्राइमरीली बिकॉज आप जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करें, द डिफीट फॉर द नेशनल टीम डेफिनेटली स्टिंग्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेहान, इससे पहले कि मैं फुटबॉल पे बात करूँ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस एज वेल, थोड़ा सा मैं अब ये वाली बात इस पे बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की अगली जो असाइनमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी द T20 इंटरनेशनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर उसके बाद ट्राई सीरीज़ इन न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अगले 3 दिनों में अनाउंस करनी है। वी ऑल नो दैट्स अ टेंटेटिव स्क्वाड। हमने एक दफ़ा पिछले दफ़ा भी वर्ल्ड कप स्क्वाड पे पूरा शो कर दिया था। बाय द टाइम वर्ल्ड कप स्क्वाड उस पे भी हमने डिस्क्लेमर दिया था कि इसमें बहुत चेंजेस होंगे। उसमें हमने कहा था चेंजेस होंगी, और पता चला कि जी महीने बाद 25% टीम ही चेंज हो गई थी। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा ये है कि अब ये जो 7 मैचेस आ रहे हैं, इसमें what are you expecting? What changes are you expecting for Pakistan to at least try out? Very good question, because what I'm expecting and what should happen are 2 different things, ठीक है। What I'm expecting is Pakistan will double down on this approach कि oh my god हमारा तो मिडल ऑर्डर चलता नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा ऊपर से खेलना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो है अपना मिडल ऑर्डर अगर चेंज भी कर लें, लेट से आप हैदर को टीम में डाल लें, लेट से आप शान मसूद को टीम में डाल लें, लेट से आप शोएब मलिक को टीम में डाल लें, किसी को भी टीम में डाल लें, ठीक है। लेट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल लें। अगर वो 15वें ओवर बाद उनकी बारी आ रही है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब आइडियली तो आपको ये करना चाहिए कि इस जो सीरीज़ आ रही है इसमें आप प्रिपेयर करें वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के लिए, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर आपका नॉकआउट मैच हुआ या बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ जिसमें आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, तो आपका मिडल ऑर्डर शुड बी रेडी to play those many balls against whatever type of bowling is coming. So prepare for that. That is what should happen. What I expect to happen is we'll double down on the current approach and take it, you know, कि लंबा लेके चलें और you know end तक लेकर चलें और फिर हम finish करें. It's how can you prepare for, like, Pakistan plays every bilateral T20I series as a matter of, you know, life and death. That should not happen. 15 की स्क्वाड में एटलीस्ट, खैर अब आगे चल के आपके ट्वीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए, लेकिन 15 की स्क्वाड में आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि एटलीस्ट आपका बॉलिंग यूनिट काफ़ी हद तक क्लियर होता नज़र आ रहा है। आपकी बॉलिंग ने अभी बॉलिंग यूनिट क्या होगा? बॉलिंग यूनिट, हारिस रऊफ वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। फॉर मी हारिस रऊफ वाज पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, इंपॉर्टेंट उसने एंड में बॉलिंग करवाई। हारिस रऊफ, आई फील नवाज वाज ब्रिलियंट, शादाब वाज ब्रिलियंट, शाहनवाज दानी ही डिड नॉट गेट मैनी गेम्स बट व्हेन ही प्लेड ही लुक्ड रियली गुड, ठीक है। हसनैन वाज बॉलिंग एट हाई पेस, यस ही वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ये भी देखेंगे वो किसके बाद आ रहा है। शाहीन आपका जो है अभी इंजर्ड है, वो शायद वर्ल्ड कप, नसीम शाह
is absolutely world class and then some, ठीक है, एंड मोहम्मद वसीम जूनियर इज ऑल्सो सिटिंग देयर। आपके बॉलिंग अटैक के अंदर मसला नहीं है, आपका बॉलिंग अटैक विल स्टिल इवन। उस्मान कादिर इज ऑन द बेंच, लेकिन by the looks of it I think there might come a situation where Pakistan might decide to take, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कवर्ड है, आपके पास ऑफ स्पिन भी कवर्ड है। I have a feeling there could be a situation where Pakistan decides against taking 2 wrist spinners and probably add another batter into the squad of 15। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस इज कंसेप्शन के स्पिनर्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे। रिस्ट स्पिनर्स बहुत काम आते हैं, रिस्ट स्पिनर्स भी और फिंगर स्पिनर्स भी, उनका कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, स्पिनर्स नहीं चलेंगे। येस, जहाँ पे उनकी 6 की इकॉनमी है 7.5 की हो जाएगी, ठीक है, वो आपको टेक इन टू, क्योंकि हमें आदत हो गई है 6, 6.5, 7, इस तरह नहीं होगा। वहाँ पे आपको 7.5 की इकोनॉमी से एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपके बैटर्स को भी उस तरह एडजस्ट करना। और बिग बैश में आप काफ़ी दफ़ा देखेंगे कि टीम्स ने 2 रिस्ट स्पिनर्स भी खिलाए होते हैं। सो आई मीन the only issue is कि 2 स्पिनर्स अगर आपने खिलाने हैं तो ऑस्ट्रेलिया में, तो देन यू नीड टू हैव अ लिटिल कुशन कि आपका एक जो है प्लेयर वो एक आधा मीडियम पेस कवर करा सके इन केस कि जो स्पिनर्स उनको मार पड़ रही हो। ओके, सो अब इस पे तो खैर आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत मौका मिलेगा बात करने का। मोस्ट ऑफली हमारे अगले शो से पहले पाकिस्तान की इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी, तो वील हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दैट इन अ लॉट मोर डिटेल। एशिया कप के फाइनल पर बात करने के लिए और तबसरे के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस फॉर लाहौर कलंदर्स जनाब आकिब जावेद साहब ने। एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं आकिब भाई कि आपने हमें टाइम दिया। आकिब भाई, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर डिसअपॉइंटेड। थोड़ा सा मैं फेज़ बाय फेज़ आपके साथ चलूँगा। पहला तो जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जब पाकिस्तान ने 50 ऑड पर श्रीलंका की 5 विकेटें गिरा ली थी, तो क्या आप नहीं समझते कि शायद थोड़ी सी टैक्टिकली गलती हो गई कि पाकिस्तान ने वो प्रेशर नहीं मेंटेन किया और शायद एक आधे सीमर को और ओवर दे देना चाहिए था? शायद यहाँ पर थोड़ी सी नाइविटी थी इन द डिसीजन मेकिंग। देखिए ये गलती तो हुई है, क्योंकि जब आपने एक पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर क्योंकि लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे तो अच्छी मूव थी, आए जब विकेट ले ली तो फिर आपको चाहिए था दोबारा से तेज़ बॉलर लाते, हारिस को ले आते, स्नैन को ले आते, क्योंकि एक विकेट पे ऊपर और आप उसका फ़ायदा उठा सकते थे। वो थोड़ा सा लंबा ले गए, फिर वो आपको पता है जब 4-5 ओवर 2 बैट्समैन खेल जाएँ, हसरंगा और वो राजा पक्षा, तो वो सेटल हो गए। उसके बाद फिर वाकई प्रेशर होता है किसी बैट्समैन के ऊपर 1-2 ओवर, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे थोड़ी सी कप्तान ने गलती की है। एक विकेट जब ले ली थी इफ्तिखार ने, तो फिर अपने तेज़ बॉलर और स्ट्राइक बॉलर्स को लाना चाहिए था। आकिब भाई, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त। सोशल मीडिया भी आप खोल लें, आप कोई भी किसी भी चैनल पे भी एनालिसिस निकाल लें। बाबर की फॉर्म का तो सबको इस वक्त अंदाज़ा हुआ ही है। रिजवान की भी कल की इनिंग्स वाजंट द बेस्ट इनिंग्स दैट ही हैज़ प्लेड, लेकिन फ़खर ज़मान पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है एंड यू हैव वर्कड वेरी वेरी क्लोजली विद फ़खर। आपने तब भी उनके साथ काम किया जब उनकी फॉर्म डाउन थी, एंड ऑब्वियसली द सीज़न दैट ही हैड विद यू दिस ईयर वाज फिनोमिनल। इस वक्त फ़खर को फॉर्म में लाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या क्या इस वक्त पाकिस्तान शुड थिंक of resting or benching फ़खर and look for alternatives for him? Do you think that would be fair? उनको फॉर्म में वापस लाने के लिए उनको ओपन करानी पड़ेगी, और ये जो हमारी ओपनिंग पेयर है, नो डाउट के रन्स तो वो बहुत करते हैं, बट वो 140-150 वाला मैच जो है वही ज़्यादा वो जीतेंगे। दोनों किसी भी मुल्क के एक स्टाइल के बैट्समैन जो है ओपनर नहीं होते, क्योंकि जो फर्स्ट 6 ओवर में जो दायरा लगा होता है उसका मकसद ये होता है कि आप मैक्सिमम रन्स बनाएं। या तो इनको अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या ओपनिंग पेयर को इनको चेंज करना पड़ेगा, और फ़खर अगर रन्स करेगा तो वो आपका ओपन पे खेलेगा तो वो रन्स करेगा। आकिब भाई, इंग्लैंड के खिलाफ T20s आ रहे हैं, पाकिस्तान 7 मैचेस खेलेगा। एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कवर अप एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी हैव मेड। आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान क्या एक्सपेरिमेंट्स करे अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस अपकमिंग बायलैटरल? क्या चेंजेस चाहेंगे, क्या एक्सपेरिमेंटेशन चाहेंगे? ज़रा हमारे साथ वो शेयर करें। देखिए, इट्स टू लेट फॉर द वर्ल्ड कप कि अब एक्सपेरिमेंट करें। आप उनको खिलाएं जो परफॉर्मेंस देते हैं, आप उनको मौका दें जो कि सीजन प्लेयर हैं। शुएब मलिक को इस टीम में अगर खिलाते हैं तो यहाँ अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस देते, इंग्लैंड खेलते तो वर्ल्ड कप के लिए वो जा सकते थे। अब इनके पास चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि जब
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पे पेस, बाउंस और ये जो हमारे इफ्तिखार और ये खुशदिल और आसिफ अली, ये इस तरह के प्लेयर हैं कि जो लो स्लो पिचेस के ऊपर, छोटी ग्राउंड के ऊपर ये छक्के मार देते हैं और मारते भी अक्रॉस द लाइन है। अगर आप राजा पक्षा की या असरंगा की हिटिंग देखें तो टेक्निकल शॉट्स हैं, एक्स्ट्रा कवर में हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं। तो उस तरह के प्लेयर लाएं जो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे शान मसूद है, टेक्निकली साउंड है, रोलिंग खेल लेता है, गैब्स में खेल लेता है। अब ये जो है ना वो दौर ख़त्म हो गया कि आप स्लॉगर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आएँ। प्रॉपर टेक्निकल साउंड प्लेयर्स जो कि टेक्निकल शॉटिंग खेलें, उनको ढूंढ के लाएं और फिर ही को पाकिस्तान का चांस होगा। थैंक यू सो मच आकिब भाई। ये थे जी आकिब जावेद, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर्स। चलते हैं जी अब फुटबॉल की तरफ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो द मैचेस वर सस्पेंडेड, लेकिन बाकी सारे मैचेस हो रहे थे। रियल मैड्रिड, ख़ास तौर पे विनिशियस जूनियर कंटिन्यूज टू स्कोर, ही व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर ही इज़। और साथ ही हमें नज़र आ रहा है कि बार्सिलोना का भी जो स्टार्ट है वो बहुत फिनोमिनल चलता आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखने को मिली और वो बड़ी अजीब सी थी, और मैं अगेन ये कुछ मज़ेदार स्टोरीज़ होती हैं यूरोपियन फुटबॉल में जो बाकी लोगों को नहीं इस तरह करते, क्योंकि इस तरह लोग फॉलो नहीं करते। जिस तरह ख़ास तौर पर कल यूवेंटस का मैच था सैलेर्निटाना के साथ, जो यूवेंटस, बाय द वे सैलेर्निटाना वो टीम है जो पिछले साल -45 के एग्रीगेट के साथ स्टिल मैनेज टू स्टे अफ्लोट इन सीरी आ। उनके साथ मैच था, वो यूवेंटस को एट होम 2-0 हरा रहे थे और फिर उसके बाद 2-2 हो गया और आखिरी इंजरी टाइम में मिलिक ने गोल किया जिसकी सेलिब्रेशन, उन्होंने शर्ट उतारी, उनकी सेलिब्रेशन का सेकंड येलो रेड कार्ड मिल गया और VAR में वो गोल डिसअलाउ हो गया। ब्यूटीफुल। और कोड्राडो को भी कार्ड मिल गया, लेग्री को भी कार्ड मिल गया, दूसरी तरफ से फाबियो को भी कार्ड मिल गया। करते कराते तक मैच ख़त्म हुआ। मैच ख़त्म होने के बाद ये भी पता चला कि VAR वालों के पास पूरा एंगल ही नहीं था। कंद्रेवा वॉज प्लेइंग Bonucci on side when that happened. So this is the beauty of Italian football. लेकिन La Liga तो what is going on with Antoine Griezmann? Why isn't he starting? अच्छा, so basically for people to understand what's going on with Griezmann, you have to understand कि बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड दोनों are facing huge troubles administratively. बार्सिलोना का तो सबको पता है, हमने शो भी बड़ी दफ़ा बात किया कि they've taken loans, they've activated financial levers, they've cut down player salaries and all of that, ठीक है। Similarly, एटलेटिको मैड्रिड right now उनका ये है कि because जाओ फीलिक्स लिए, because they are one of the highest spending teams in the world over the last 3-4 years, उनका भी जो स्पेनिश वो FA है वो काफ़ी हद तक जो टीम्स को है वो कंट्रोल करती हैं फाइनेंशियली, तो वो भी दे आर ऑल्सो इन ट्रबल। सो नाउ ग्रीजमैन को जब एटलेटिको मैड्रिड गए थे तो ये क्लॉज था कि 2 साल वो वहाँ पर बार्सिलोना से जब एटलेटिको गए कि वो 2 साल वहाँ पर खेलेंगे। 2 साल खेलने के बाद इट विल बिकम मैंडेटरी ऑन एटलेटिको मैड्रिड टू पे 40 मिलियन यूरोस टू बार्सिलोना, और उसकी वजह उसके लिए उन्होंने रखा कि हैज़ टू प्ले हाफ द गेम्स, ठीक है। नाउ माई फेवरेट पार्ट इन दिस इज़ के हाफ द गेम्स जो हैं ओनली मैचेस इन विच ही इज़ अवेलेबल काउंट, ठीक है। तो इंजरी भी उसके अंदर आ जाती है कि अगर वो इंजर्ड है तो वो मैचेस नहीं काउंट हो रहे, ठीक है। लास्ट ईयर Antoine Griezmann played huge amounts of minutes for Atletico Madrid. So what Atletico did this season is कि उनके बोर्ड ने कहा कि यार we can't afford to pay 40 million to Barcelona. So उन्होंने क्या किया कि अब वो उनके जो क्लॉज है उसके मुताबिक हाफ द गेम्स हैं, तो नाउ दे कटिंग डाउन द मिनट्स। तो ओवरऑल अगर एवरेज मिनट्स उनके कम हो जाएंगे विच दे हैव कैलकुलेटेड, तो अगर वो कैलकुलेट करके फिर उनको बार्सिलोना को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब ग्रीजमैन हर मैच में 61st मिनट, 62nd मिनट, 63rd मिनट, 61st मिनट, 62nd मिनट, 63rd मिनट पे सब्स्टिट्यूट आते रहे हैं। हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने गोल किए। एक तो 101 मिनट्स में उन्होंने गोल किया था चैंपियंस लीग के अंदर। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द विन अगेन दिस वीकेंड। ही इज़ बीन देयर वन ऑफ देयर टॉप प्लेयर्स, पर वो स्टार्ट नहीं कर सकते। और सिमियोनी ने बाद में कहा भी कि आई लव ग्रीजमैन ने बाद में कहा आई लव सिमियोनी। वो उनका एक दे हैव दिस रिलेशनशिप, बट दोनों को पता है कि दिस इज़ नॉट इन देयर हैंड्स। समटाइम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्ट्रॉय द प्लेयर एंड द टीम। राइट नाउ ग्रीजमैन इस चीज़ से खुश नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड कैन नॉट यूज़ ग्रीजमैन प्रॉपरली। बार्सिलोना ने केस करने का सोचा है अब एटलेटिको मैड्रिड पे कि दे हैव टू पे 40 मिलियन। सो दिस एंटायर सागा इज़ वेरी बिजार,
but it's not the first time this has happened in Spanish football. There have been weird clauses in contracts in the past as well. और बार्सिलोना को इन 40 मिलियन की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिकवरी। अच्छा, मैं इस लोगों को एक और चीज़ बता चलूँ, वो लोग कहते हैं कुंडे रजिस्टर हो गया तो इवेंचुअली तो सब कुछ रजिस्टर होना चाहिए था। भाई तो कुंडे रजिस्टर इस तरह हुआ है, और जो कुंडे के बाद भी 1-2 प्लेयर्स उनके रजिस्टर हुए हैं, वो इसलिए हैं कि उनके प्रेसिडेंट ने अपनी पर्सनल बैंक गारंटीज दी हैं, क्लब की बैंक गारंटी पे नहीं हुए, तो ही हैज़ टोल्ड देम कि इतने दिनों के अंदर वो पैसे पे कर देंगे अपनी जेब से। ठीक है, सो या। और and by the way, if he doesn't do the bank guarantee thing, this is what will happen if he doesn't manage to pay. So they can take over his property, personal property, or any of his personal goods. There is a lot at stake usually जब ये बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के इलेक्शंस होते हैं, बल्कि अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आई थिंक वो भी आ गई है, फीगो की डॉक्यूमेंट्री भी आ गई है। वो आप इस वजह से ना देखें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इसलिए रेलेवेंट है कि दैट शुड टेल यू कि अमूमन लोग पूछते थे यार आई मीन इतनी बड़ी क्या बात है कि इन क्लब्स की प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी चीज़ क्यों है, क्योंकि प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट्स रियली डोंट काउंट फॉर मच, इज बिकॉज दीज क्लब्स आर ओन्ड बाय फैंस। यस, and that is why they enjoy a lot of power and influence in their respective cities. वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स का हिस्सा बनाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। we'll be right back after this short break. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़। इससे पहले कि आपकी ट्वीट्स की तरफ चले, यूएस ओपन का आपको बताते चलें कि फाइनल्स हो गए। हमने आपको बताया था कि फाइनल्स होंगे इस वीकेंड पर, एंड द नंबर 1 सीड श्वाटेक वन द वुमेन्स चैम्पियनशिप। और लेकिन जो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों को, जो बहुत बड़ी खबर बनी थी, वो ये थी कि कार्लोस अल्कराज, हु इज़ सपोज्ड टू बी दिस न्यू वंडर किड इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस फ्रॉम स्पेन, won his first Grand Slam by defeating Hood, and not only that, by defeating Ruud, sorry, and not only that, he's now the new world number 1, and we'll probably get to talk more about him, especially at least when the Australian Open comes around. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ। जब हमने ट्वीट्स की रिक्वेस्ट की तो इस दफ़ा हमारे पास कोई 100 से ऊपर की आपकी रिक्वेस्ट आई, और मेजॉरिटी, बाद में बड़ा फ्रैंक आपसे कहूँगा कि 90 ट्वीट्स मोर और लेस सेम ही थी। जो बाकी 10 थी वो मुझे और रेहान को गालियाँ थी हमारे मुल्तान और इस्लामाबाद के प्लेयर्स को रिलेटेड, लेकिन जो बाकी सारे थे वो मोर और लेस सेम ही थीम पर थे। सो लेट्स हैव द ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन सो दैट वी कैन एक्चुअली डाइव इनटू दीज क्वेश्चंस। जुबैर गफारी, सर आज फाइनल हारने के बाद बहुत से क्रिकेट फैन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट्स क्या हैं? ये पहला तो सवाल इनका ये है कि इफ्तिखार खुशदिल आसिफ की जगह अगर आएंगे तो कौन आएगा मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि कौन ऐसा है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, और क्या वापस पीछे जाएं मलिक, सरफराज, उमर अकमल, जिनको कई बार आजमा चुके हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन कि हु डू वी हैव एज रिप्लेसमेंट्स इन द रेगुलर सर्किट। अगर मैं इस पर कोई बात करूँ तो ये करूँ कि आई थिंक जो अगर आप इंडिया के से ही लेसन अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको लेसन ये मिलता है कि बिकॉज दे हैव हार्दिक पांड्या एंड बिकॉज दे हैव जडेजा, they usually end up covering up in the middle order by utilizing these two in a more flexible order. The same thing that we've been saying for Shadab and Nawaz. Yes, and also India messed up because जो उनका सबसे अच्छा फिनिशर था कार्तिक, उन्होंने उसको पहले मैच के बाद उसने चांसेस नहीं दिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप डोमेस्टिक की बात करें, आप पॉलार्ड, एबी डिविलियर्स, आंड्रे रसल, किसी को भी ले आएं, अगर आपने इस तरह खेलना है और आपका ये प्लान है तो जिस मर्जी को ले आए आप नहीं जीतेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं ना कि आपके पास कौन है ऐसे नाम। देखिए हैदर बेंच पे थे, ठीक है, हैदर्स बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैदर का फॉर्म 2020 के एंड से 2021 ऑनवर्ड्स उसकी फॉर्म नहीं अच्छी रही। जो उसकी एक अच्छी चीज़ थी स्ट्राइक रेट, वो गिर गया बिकॉज उसको सबने कहा कि आराम से खेलना शुरू कर दो, और उसकी एवरेज भी इसकी वजह से गिर गई। तो ओवरऑल हैदर का थोड़ा इशू आया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक के अंदर, शोएब मलिक, PSL उनका अच्छा गया, उस कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रहीं, और अभी जो डोमेस्टिक T20 का पूरा उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। शान मसूद नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। अभी उनका रिसेंटली फेलियर हुआ, आई थिंक 0 पे आउट हुए हैं। ही इज़ अनदर ऑप्शन, यू कैन ब्रिंग हिम इन अगैन। आई कैन टेक
10 other names, but again the problem is के उनको कितनी बॉलें मिल रही हैं। इस रोल के लिए आपको पता है डेवलप करने की ज़रूरत होती है प्लेयर को, और आपको उसे बैक करने की ज़रूरत होती है। आपके पास काफ़ी ऐसे लेट्स जस्ट से सीमिंग ऑलराउंडर्स आ रहे हैं रैंक्स में, बट इफ आई हैड टू रियली कैटेगराइज देम, दे आर मोर लाइक नंबर 8s देन एनीथिंग एल्स। या एंड ऑल्सो द थिंग इज कि आप अगर सीमिंग ऑलराउंडर लाएंगे भी टीम में तो आपने इस्तेमाल तो करना नहीं है। वही ना, मतलब आप ऑलरेडी वो आपने उसको फिर वही है कि वो 9वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, ना उसकी बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग में वो 4 ओवर कर रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट। या तो ये होता है ना कि आमिर यामीन अपनी पीक पर इस्तेमाल हुए होते हैं मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर at number 5, but now even Amir Yamin's form hasn't been that consistent. I mean, उस पे और बात कर लेते हैं, और tweets ले लें या you want to add something? I just want to say कि आप ना रिक्वेस्ट करें अभी कि आपकी अप्रोच चेंज हो जाए, उसके बाद जिस मर्जी को टीम में डालें। अगला ट्वीट जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। दानिश पूछ रहे हैं कि नॉट मैनी, अच्छा इनके 2-3 सवाल थे, उनका था नॉट मैनी विल टर्म दिस एज अ फैक्टर बट व्हाट डू यू गाइस थिंक शादाब है स्पेशल बैट। इनका सवाल एक्चुअल जो है अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो उससे आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तान की बहुत मेजर वजह फाइनल हारने की ये थी कि पाकिस्तान ने वो लास्ट गेम जो थी उसे सीरियसली नहीं लिया। उसमें उस तरीके से उन्होंने, मतलब जिस तरह ये कि श्रीलंका ने धनंजया और मधुशन को प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस मैच में खिलाया, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसमें इसी तरीके से अप्रोच करते, डेड रबर को, शादाब को स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला देते और हैदर अली को ट्राई करते। तो ये सवाल है, तो इस पर मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि हर थिंक टैंक की इसमें आई थिंक डिफरेंट अप्रोच होती है। क्या कि जो चीज़ चल रही है वो दोबारा ना करें? नहीं, मतलब ये वाली थिंक के प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद का डेड रबर ले लें अबू धाबी वाला, तो वी वांटेड आवर मेन बैट्समैन टू गेट as many balls in the middle as possible and we rested all the bowlers। ये बात अलग है कि हमारे बॉलर्स की एवरेज एज, हमारे बॉलर्स की एवरेज एज 50 साल थी, बट दिस इज व्हाट वी एंडेड अप डूइंग। हमने सारी टीम रेस्ट करवा के, आपने पूरी टीम रेस्ट कराकर आपने जो मिडिल ऑर्डर है उसको थोड़ा चांस दिया, मिडिल ऑर्डर को ऊपर कर दिया, तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स इट। वो देखें सवाल तो बहुत अच्छा है कि शादाब को आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन, शादाब छोड़ दें आप, अगेन इंडिविजुअल्स की बात नहीं, जब आपके 2 आउट हुए थे पावर प्ले के अंदर, तो अगर आप उस वक्त शादाब नहीं नवाज भेज देते तो काउंटर अटैक, बिकॉज श्रीलंका न्यू ये आप टेम्पलेट कर रहे हैं, उनको पता था ये हो रहा है, वो क्या कर रहे थे, उनको पता था कि हसारंगा के हम ओवर जो हैं वो खुशदिल और आसिफ के लिए एंड तक रख सकते हैं। अगर आप उस साइड उस टाइम पर कोई अपना वो काउंटर अटैकिंग प्लेयर भेज देते तो आप मजबूर करते उनको कि जो उन्होंने अपना टेम्पलेट सेट किया उनको चेंज करना पड़ता। आपने उनको मजबूर नहीं किया, वो एक सेट टेम्पलेट के साथ आए, उनके ऊपर कोई वो नहीं आया, दे डिड नॉट हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रैटेजी, जो वो सोच के आए थे उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। जब आप फोर्स ही नहीं कर रहे उनको रीथिंक करने के लिए, तो उनको क्या ज़रूरत है रीथिंक करने की? एंड द थिंग इज काउंटर अटैकिंग इज नॉट new or invented yesterday. Pakistan's been successful doing this in the not even in test matches, जब आप टारगेट करते हैं 1-2 को और उसे आप अटैक कर देते हैं। और दूसरी चीज इस टूर्नामेंट में आपने नहीं किया नवाज के साथ, आपने शादाब के साथ नहीं किया ना, तो इसमें भी कर लेते। अच्छा, मैं यहाँ पर अब एक और बात बताता हूँ कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम मैचअप्स की बात करते हैं, तो जब देखें, जब फॉर एग्जांपल अगर एक फेवरेबल मैचअप, अगर एक बैट्समैन के लिए एक उसका फेवरेबल मैचअप यूज़ अप होता है, तो कई दफ़ा आपकी ये भी सिचुएशन होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि हमारा स्टैट कहता है कि XYZ के खिलाफ समवन लाइक हारिस रऊफ इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। अगर वो बंदा पहले आ जाता है तो देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर वी आर फोर्स्ड टू ब्रिंग हारिस इन अर्लियर टू गेट दैट पर्सन आउट इमीडिएटली। तो उसमें फिर इशू ये होता है कि हमें गैम्बल ले रहे हैं, डेथ का एक ओवर कम करें हारिस रऊफ का। यहाँ पर थिंक टैंक और प्लानिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने ये किया है तो पीछे आप उसे किस तरह कवर करेंगे। तो खाली मैचअप से एक बात नहीं बनती। अगर आप सोचेंगे आप नवाज को वहाँ पे भेजते, लेट्स हाइपोथेटिकल से नवाज को वहाँ पे भेजते, नवाज ने एंड में किया 7-8 बॉलों के ऊपर, नवाज जल्दी भी आउट हो जाते तो इफ्तिखार आके वही काम कर सकते थे जो उन्होंने किया। 3 आउट के ऊपर आप कह सकते हैं कि यार विकेट्स गिर गई थी, हमें संभालना पड़ा। 2 आउट के ऊपर अगर वो आके आउट भी होता आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली यही होना था जो कल हुआ। वो स्कोर कर जाता या काउंटर अटैक कर लेता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ मच बेटर रिक्वायर्ड रन रेट वुड हैव बीन इन रीच। अब ये दिस इज अ नो ब्रेनर, दिस इज नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सी दीज डिसीजंस जब भी ये ली जाती हैं तो उस पर 10,000 बातें क्यों होती हैं और
फिर उसके बाद हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि जो चीज़ सक्सेसफुल थी उसको दोबारा क्यों नहीं कर रहे हम। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट। आई नो हम ज़रा ज़्यादा आज लंबे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ही ऐसी है। मुदस्सर अनवर कह रहे हैं दिस इज़ वन थिंग वी लैक्ड इन दिस टीम वाज अ स्पिन हिटर। क्या आपको नहीं लगता कि आज़म खान एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी इस वक्त, क्योंकि अगर और आपको लगता है कि वो फेयर होगा कि हम उन्हें पुश करें when we're so close to the World Cup, and do you think he's capable of replicating his PSL performance in Australia? So this is a very very good question, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर कर देते हैं। एक तो ये कि क्या वर्ल्ड कप के इतने करीब चेंजेस करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है। बाय द वे ब्रिंगिंग आज़म इज़ इन दैट मच ऑफ अ रेवोल्यूशन, बट मैं वैसे बता दूँ एक वो बात, और दूसरी बात ये कि स्पिन हिटर को अगर बीच में डाला जाए आज़म की। एक चीज़ तो ये कि आज़म जब पाकिस्तान के लिए खेले भी तो होना ये चाहिए कि बिकॉज आज़म इज़ नॉट अ, लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट अ ग्रेट फील्डर। आज़म को विकेट कीपर बना के रिजवान को आप फील्ड में, रिजवान इज़ अ गन फील्डर। लेकिन हुआ क्या कि रिजवान कीपिंग करते रहे, आज़म फील्डिंग करते रहे, जिसकी वजह से आपको ओवरहेड का मसला हुआ, आपको फील्डिंग का मसला हुआ। और फिर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर एक प्लेयर को लॉन्ग ऑफ से दूसरी साइड पे लॉन्ग ऑफ पे जाना पड़ रहा है तो वो कितना थक रहा है। तो दिस हैपन्स इन अ मैच। तो इसलिए आपको वो जो फिटनेस वाली बात की जाती है वो इसलिए की जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आज़म खेले, सोहेब मकसूद खेले, यू नो ऑल द मिडल ऑर्डर गाइज, कितने को 150 तो खिला चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। हाउ मैनी ऑफ देम वर गिवन कंसिस्टेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन द मिडल? आज़म को आपने ड्रॉप कर दिया। अब आज़म, मैं फिर वही बात करूँगा, इट्स नॉट अबाउट आज़म, इट्स नॉट अबाउट एनी, किसी को भी ले आए तो जब तक आप उनको डेवलप नहीं करेंगे वो डेवलप नहीं होंगे। पिछले शो में स्टैंडर्ड टेम्पलेट था फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर, इस वक्त स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट मुझे रेहान का लग रहा है, ये लग रहा है और भाई जब मिडल ऑर्डर का बॉल ही नहीं होंगी तो जो मर्जी ले कुछ नहीं होगा। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। तला, हमारे क्रिकेटिंग अप्रोच हमेशा रिएक्टिव ही क्यों होती है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती? रेट द टैक्टिकल अप्रोच ऑफ आवर हेड कोच सकलैन मुश्ताक and why Khushtil and Asif Ali looked so different, looked like a different breed of talent in front of us in domestic as compared to the international teams. अच्छा, पहली आपकी जो मैं दूसरे पे पहले चलता हूँ सकलैन मुश्ताक साहब के बारे में, क्योंकि एक दो और लोगों ने भी ट्वीट किया था। जिन सर्कमस्टांसिस में सकलैन मुश्ताक साहब ने टीम का टेक ओवर किया था, आपको वो भी प्लीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि उससे पहले जो रजीम थी वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और जो सकलैन को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो रिएक्शन मिला था प्लेयर्स की तरफ से वो ये मिला था कि वे कह रहे थे कि ही इज़ मोर ऑफ अ कामिंग इन्फ्लुएंस, और वो ही लेट्स द प्लेयर्स मेक अ लॉट ऑफ द डिसीजंस देमसेल्व्स। सो आई थिंक इनका मोर एट दिस स्टेज ज़्यादा रोल इज़ ऑफ a mentor more than anything which else. is completely fine. Which is completely fine, and he's letting the players do a lot, get involved with a lot more of the decision. देखिए, हम इस शो पे बात कर चुके हैं, आज हमने बहुत तनकीद की पाकिस्तान की टीम पे प्लानिंग के ऊपर। हम इस शो पे भी बात कर चुके हैं कि ये टीम की सक्सेसफुल जो इतने T20 मैचेस जीते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि दे लुक आफ्टर ईच अदर, दे आर जेल टुगेदर। टॉक्सिसिटी नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर, ठीक है? वो टॉक्सिसिटी निकालने में सकलैन मुश्ताक का हाथ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका कोच जो है अगर वो ह्यूमन रिलेशंस के अंदर अच्छा हो तो वो टैक्टिकली भी अच्छा होगा। अब होता क्या है, अगर आप फुटबॉल उठाकर देख लें, समझ लगेगा टॉमस टूखल जो अभी वो चेल्सी से निकले हैं, टूखल हैज़ ऑलवेज हैड ट्रबल डीलिंग विद इंडिविजुअल्स ऑन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स का उसका मसला होता है, तो हमेशा एक बंदा रखता है जो उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ डील कर सके। सिमिलरली अगर आप कोई और कोचेस की तरफ जाएं, एलेक्स फर्गसन ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ गुड टैक्टिशियन विद हिम जो टैक्टिक्स के ऊपर काम करता था। Because he himself was an amazing man manager. He was an amazing man manager. तो बेसिकली ये जो है कि एक ही बंदा सब कुछ करे या एक ही बंदा जो है वो सब कुछ करे, आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल फ्लॉड। और अगर आपने टीम का बेहतर करना है तो सकलैन मुश्ताक जो कि ये काम कर रहे हैं उनके साथ आप एक ऐसा बंदा रख सकते हैं जो टैक्टिकली आपको जो है वो अवेयर करे और आपकी टीम के साथ एक टैक्टिकल प्लान बनाए, विच कैन हैपन, बट वी ऑल नो इट वोंट। और वैसे भी इस वक्त इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है कि सकलैन भाई will not be continuing after the T20 World Cup. Rehan, thank you so much for your time and for your detailed analysis and also for your rants. क्योंकि जब आप बाद में ये क्लिप्स देखो एहसास होगा कई जगहों पर हम दोनों रैंट करें। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हम अपने अगले शो में थोड़ा सा नेशनल T20 की तरफ भी नज़र डालेंगे। हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पाकिस्तान की इनिशियल स्क्वाड अनाउंस होगी उस पर बात करेंगे। और मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, हम भूले नहीं, हमने PFF से कुछ सवालात पूछे हुए हैं, अभी तक PFF की तरफ से जवाब नहीं आया। नाउ वी विल राइट फॉर्मली
टू द चेयरमैन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी, क्योंकि उनके और तो कोई ऑफिसर अब रिप्लाई नहीं कर रहा. वील राइट टू हिम डायरेक्टली एंड इनवाइट हिम टू दिस शो. अगले शो तक के लिए हमें इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.